राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी एपीओ की तैयारी करने का सही ढंग क्या है। वो कौन सा तरीका है जिसको यदि अपनाया जाए तो बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्या क्या मैनर होने चाहिए, क्या योजना उसके लिए होनी चाहिए, कैसे रणनीति बनाई जाए, क्या साधन होने चाहिए, इसी पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यूपी एपीओ का सिलेबस क्या है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तैयारी करने का सही समय क्या है, इस पे भी वीडियो बनाया जा चुका है। तैयारी कैसे करें, तैयारी करने का सबसे उचित तरीका क्या होगा कि 100% गारंटी हो कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, क्या वो तरीका है। तो आइए हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे सिवाय फायदा के कोई नुकसान नहीं। ठीक है, जैसे कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप पे चैनल पे आ जाएगा, आपको उसका लाभ मिलेगा, आप उसको देखेंगे। तो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, लेकिन लाइक शेयर कमेंट तब करिए जब समझ में आए। अगर समझ में नहीं आता है तो मत करिए, ठीक, लेकिन आता है तो कर भी दीजिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि तैयारी करने का सबसे सटीक तरीका क्या है। सबसे सटीक तरीका देखिए, एक तो ये होता है कि आप अगर खुद सक्षम हैं, घर पे कोई बताने वाला है, अच्छा गाइडेंस करने वाला है आपको, तो आप अपने घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन घर पे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, या कोई गाइडेंस करने वाला लेकिन आप उसकी बात मानने वाले नहीं हो, आपको लगता नहीं घर का कुछ पैसा खर्च होना जरूरी है, तो ठीक है, संस्थान बहुत सारे खुले हुए हैं, आप आइए। तो किसी कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन ले लीजिए। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, मेरा सुझाव ये होगा कि भीड़ भाड़ एरिया में मत जाइए। भीड़ भाड़ एरिया में जाने में तो मज़ा आता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पे बड़ी सज़ा होती है। ठीक है, जब पहुँच जाने पे तब सज़ा महसूस होता है, तो उस समय पर कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अब समय निकल चुका है। तो इसलिए आप किसी ऐसे कोचिंग संस्थान में जाइए जो नया संस्थान हो, अच्छा सा पढ़ाया जा रहा हो, आपके समझ में आ रहा हो। क्योंकि अच्छा पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, ये पैमाना आपके समझ के ऊपर, कि यदि आपको क्लास में बताई गई बातें समझ में आ रही हैं, आपके पास सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर हो, क्वेश्चंस हो, वो उत्तर आपको मिल रहे हों, वो उत्तर आपको बताए जा रहे हों, तो आप समझिए वो संस्थान अच्छा है। ठीक, हमारे यहाँ भी एपीओ एचजीएस एपीओ की तैयारी, ठीक है, चाहे एपीओ हो, एचजीएस हो, पीसीएस हो, सभी की तैयारी कराई जा रही है। ऑनलाइन संस्थान भी चल रहा है, ऑफलाइन भी संस्थान में व्यवस्था की गई है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी आपकी सुविधा हो, आप उस अनुसार से इस नंबर पर संपर्क करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हम लोग चर्चा करते हैं सबसे सही तरीका क्या है। मान लेते हैं कि आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं या खुद ही तैयारी करते हैं, जैसा भी आप कर रहे हो ये आपके ऊपर, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो या किसी संस्थान में एडमिशन लेकर के। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेबस, यानी आपको सबसे पहले अपना टारगेट पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हो। ठीक है, अगर आपको लक्ष्य ही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है तो किधर चलोगे, और चलोगे भी तो क्या उद्देश्य लेके चलोगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपका टारगेट निश्चित होना चाहिए कि आपको जे की तैयारी करना है या एपीओ की करना है या एचजीएस की करना है या तीनों की करना है। अगर तीनों की करना है तो आप उसी हिसाब से सिलेबस की तैयारी करें। आपको केवल एपीओ की करनी है तो आप केवल एपीओ के सिलेबस पे टारगेट करें, केवल जे पे करना है तो जे के सिलेबस पे टारगेट करें, जैसा भी आपको करना। लेकिन बेहतर सुझाव मेरा ये होगा, मैं पर्सनल सुझाव आपको ये देता हूं कि आप कभी भी केवल एपीओ की तैयारी मत करिएगा। एपीओ की तैयारी केवल तब आप उन कंडीशनों में करिए जब आपके पास समय बहुत कम हो और आपका एज भी ज़्यादा हो चुका हो, एलएलबी आप कर चुके हों, ठीक, प्रैक्टिस कर रहे हों या नहीं भी कर रहे हैं और भी जिम्मेदारियां, बहुत समय का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में आप एपीओ को चूज कर सकते हैं केवल और केवल। अन्यथा हमेशा यही सुझाव होगा
कि जब भी आप अपनी तैयारी करें तो PCS जे की करें, क्योंकि उसकी तैयारी करने से आपका APO भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी सिलेबस कंप्लीट होगा और HJS का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप दूसरे स्टेट की जुडिशरी में भी जाके बैठ सकते हैं। आइए तैयारी करें कैसे, तो कैसे करें। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, जैसा कि सिलेबस का वीडियो मैं ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूं। सिलेबस में क्या क्या है, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने पेपर होते हैं, सब कुछ डिटेल में मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक, तो आपके पास सिलेबस हो, ठीक, सिलेबस के साथ साथ आपके पास क्वेश्चन पेपर हो। कौन से क्वेश्चन पेपर, प्रारंभिक परीक्षा के भी, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, मुख्य परीक्षा के भी, दोनों अनसॉल्व्ड पेपर कम से कम हो। सब कुछ मार्केट में उपलब्ध है, आप दुकान पे जाकर के ले सकते हैं। ठीक, अनसॉल्व्ड पेपर प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का, दोनों अलग अलग भी आते हैं। कुछ एक राइटर्स हैं जिसमें एक में भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों बुकें आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर हो, यानी सिलेबस हो, अनसॉल्व्ड पेपर हो। हाँ, बहुत सारे अनसॉल्व्ड पेपर में सिलेबस भी लिखा होता है, तो दोनों आपको वहीं से मिल जाएगा। सिलेबस आप नेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस के बारे में डिटेल से मैंने बताया है, क्या योग्यता है, ये सब कुछ मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, यानी सिलेबस हो। ठीक, सिलेबस के साथ साथ आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर होना चाहिए कम से कम। मार्केट में बहुत सारे सॉल्व्ड पेपर भी बिक रहे हैं, लेकिन उसमें उत्तर बहुत सही आपको नहीं मिलेंगे, सटीक उत्तर नहीं मिलेगा, मोटा मोटा डिटेल में ऐसे उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, मेन उत्तर क्रीम नहीं मिल पाएगा। तो उस उत्तर में से भी अच्छे उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा, वो तभी हो पाएगा जब आप खुद अपना दिमाग लगाएंगे। खैर, अपनी सहायता के लिए आप ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। अगर लेना चाहते हैं आप तो आप ले सकते हैं, सॉल्व्ड पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन अनसॉल्व्ड लेना कंपलसरी है। और जो पेपर है, जो सब्जेक्ट हैं, इनके बुकें आपके पास होंगी। लॉ की बेरेक्ट होना कम से कम जरूरी है। बुक ले सकते हैं तो बुक ले लीजिए, बेरेक्ट आपके पास होना जरूरी है, गाइड नहीं बेरेक्ट। ठीक, और उसके बाद जीएस का जो पार्ट है, जीएस के पार्ट के लिए भी बहुत सारे बुकें मार्केट में उपलब्ध हैं। आप कोई भी बुक, एक कॉमन बुक ले सकते हैं जिसमें पूरा मिल जाएगा, या अलग अलग करके साइंस का जीएस का अलग ले सकते हैं। ठीक है, और ये सब तो खैर ऐसे आपको समसामयिकी वगैरह देखना पड़ेगा, घटना चक्र की भी आती है। ठीक है, घटना चक्र की बुकें या और भी बहुत सारे जो है करंट न्यूज की बुकें आती रहती हैं, आप उसको भी लेके देख सकते हैं। ज्योग्राफी की बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है एक जीएस का भी बुक लेना पड़ेगा, इस पे आपको अलग दृष्टि का भी आता है, घटना चक्र का भी आता है, बहुत सारे लोगों का आता है। आप कोई भी ले सकते हैं एक अपनी सुविधा अनुसार जो आपको समझ में आए। ठीक है, और लॉ में बेरेक्ट आपके पास होना चाहिए और बुक। ठीक है, कम से कम बेरेक्ट कंपलसरी है, बुक आपके इकोनॉमिकल स्थिति पे डिपेंड करता है कि बुक भी आपके पास होना चाहिए। अगर है सक्षम तो बुक भी ले लीजिए। ठीक, तो आपने अनसॉल्व्ड पेपर लिया, आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर हो गया, सिलेबस हो गया, बेरेक्ट हो गई, बुकें हो गई, जीएस की बुक हो गई, ये तो हो गई सामग्री। ठीक, अब क्या करें आप, सबसे पहले जिस भी सिलेबस को शुरू करें, जैसे आप आईपीसी को शुरू कर रहे हैं तो ओवरऑल पूरे आईपीसी को एक बार में देखो। एक नज़र में जब आप ओवरऑल देखते हैं तो वो आपके लिए छोटा हो जाता है और आप उस पर डोमिनेंट हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, एविडेंस हो, इन सबका वीडियो ओवरऑल एक्ट का मैंने बताया है, ओवरऑल पूरे एक्ट का वर्गीकरण किया है, पूरे एक्ट को एक बार में मैंने समझाया है। सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर एक एक करके धाराओं और याद करना है आपको, जो पढ़िए उसको याद करिए। दूसरी चीज, जितना पढ़िए बेरेक्ट से, जिस धारा को पढ़िए आप, जिस धारा को पढ़िए उस धारा से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पे जो अनसॉल्व्ड पेपर की गाइड आपको मार्केट में है, जैसे घटना चक्र का भी मिल जाएगा, ठीक है, प्रीलिम्स का मिल जाएगा और बहुत सारे राइटर्स के, शिल्पी का मिल जाएगा, कई तरह के जो है बुकें मार्केट में उपलब्ध हैं, आप कोई भी ले सकते हैं एक गाइड। ठीक, तो आप जो धारा पढ़ेंगे, जो चैप्टर शुरू से शुरू करिए, चैप्टर 1, 2, 3 करके, और जो चैप्टर जैसे जैसे आप पढ़ते जाइए
पेपर उसका मेंस का और प्री का दोनों देखते जाइए कि इससे मेंस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, और जितना पढ़िए उतना क्वेश्चन उस पर आप सॉल्व करते रहिए। हमेशा ध्यान दीजिए, जितना पढ़िए या कोचिंग संस्थान में जितना पढ़ाया जाए डेली, उतने पे आप आ करके क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करिए। पहले अपने आंसर को छिपा करके उत्तर खुद ढूंढ बताइए आप क्या उत्तर होगा, फिर आप अपनी बुक में उसका उत्तर देखिए बाद में कि आप सही हैं या गलत। और दूसरे मेंस के प्रश्न वहाँ से कैसे पूछे गए हैं उसको आप ढूंढिए, उस प्रश्न को समझिए, उस क्वेश्चन से, उस सेक्शन से कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर उसका उत्तर आप पढ़ने के बाद खुद लिखिए। जितने अनसॉल्व्ड पेपर हैं, सब्जेक्ट के जितने अनसॉल्व्ड पेपर हैं सभी को खुद सॉल्व करिए और अपने कोचिंग संस्थान में चेक कराइए। हमारे यहाँ मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, आपकी कॉपी चेक की जाती है, उसमें कमियां बताई जाती है, कैसे आंसर ड्राफ्ट करना है, ये सारे तरीके बताए जाते हैं। आप मेंस की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारे पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ने के बाद, और डायरेक्ट पे कमांड करना जरूरी है, डायरेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। डायरेक्ट की हर एक चैप्टर, हर एक सेक्शन आपकी जुबान पे होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप लगातार उसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा भी ब्रेक करोगे तो चीज़ें भूल जाएंगे। ध्यान दीजिए, आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप अगर सोचते हैं कि एक बार हम पढ़ लें सब याद हो जाए, तो ये संभव नहीं है। एक बार नहीं, आपको 50 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 50 नहीं, अगर 1000 बार भी पढ़ना पड़े सिलेक्शन के लिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, आप जितनी भी मेहनत से, जितनी कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, प्रेशर का मतलब है कि हमको इसे समझना है। जैसे आप समझिए, थिएटर में बैठते हैं फिल्म देखने के लिए, इतना आपके अंदर कंसंट्रेशन होता है, इतना लगन होता है उस फिल्म को जानने के लिए कि पूरे 3 घंटे का फिल्म आप तुरंत बाहर आके किसी को बता सकते हैं, पूरी कहानी एक एक करके। ठीक है, जबकि रिपीट नहीं होता है, मात्र एक बार ही चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी उत्सुकता आपके अंदर होती है, इतनी लगन होती है, इतना कंसंट्रेशन होता है कि उस 3 घंटे तक आपका ध्यान कहीं जाता ही नहीं है। वही उत्सुकता, वही लगन, उसी कंसंट्रेशन के साथ जब आप यहाँ तैयारी करेंगे तो आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप कोटा पूर्ति करोगे, दिखावे में करोगे, किताब लिए बैठे हुए हो, पन्ना आगे पलटे हुए हो, लेकिन मन कहीं और विचलित हो रहा है, ठीक है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। कभी भी जीवन भर सफलता नहीं मिलेगी। आप पूरी उम्र तैयारी करते रह जाओगे ऐसे, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाओगे। दूसरी चीज़, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। लगातार आपकी तैयारी चलनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चूहा और खरगोश वाली कहानी आपके साथ हो जाएगी अगर आप ब्रेक करोगे तो। ध्यान रखिएगा, इसलिए लगातार कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। जब आप तैयारी शुरू करें तब फिर आगे पीछे मुड़ के मत देखिए कि आगे क्या है पीछे क्या है, बस आपको केवल एक लक्ष्य दिखना चाहिए। ठीक है, वो चिड़िया की आंख ही आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, चिड़िया के आरी बगल क्या है ये आपको नहीं दिखनी चाहिए। अगर ये सब भी दिख रहा है, पत्तियां, पेड़, डालियां दिख रही हैं, तो फिर आप अच्छे धनुषधर नहीं हो। तो इस तरह से आपको केवल एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए। और मैं क्या बताया तैयारी करने का, जो संस्थान में या कोचिंग संस्थान में पढ़ाया जाए उस पे प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो जुबान पे आपके रट जाए। मेंस में क्या क्वेश्चन आया है वो आप सॉल्व करें, कोचिंग संस्थान में चेक कराएं। अगर मेंस आंसर राइटिंग हो रहा है तो सबसे बेहतर है आपके लिए, आप वहाँ लिखिए और चेक कराइए। लेकिन जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको हजारों बार आप अपने दिमाग से गुजार दो। जितने भी प्रश्न आए हैं प्रारंभिक परीक्षा के, मुख्य परीक्षा के, उनको अगर आप 1000 बार अपने दिमाग से गुजार दे, ठीक है, तो आप सारे सब्जेक्ट पे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी और आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, बस शर्ते वैकेंसी आ जाए। अगर वैकेंसी आ गई तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपकी तैयारी को और 4 गुना बढ़ा देते हैं, उसमें 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन अगर आप पेपर नहीं देख रहे हो, क्वेश्चंस नहीं देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं,
तो आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आप हिल जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, घबरा जाओगे। इसीलिए हमारा सुझाव ये रहता है कि बैरक पे कमांड बनाइए, हर एक धारा को पढ़िए, उसकी कनेक्टिविटी को ध्यान दीजिए, कौन सी धारा कहाँ से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि अब एग्जाम में कोई भी प्रश्न सीधे सीधे नहीं पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है, उसके किंतु परंतु पूछे जाते हैं, उसके केस ला पूछे जाते हैं। इसलिए आप उसी कोचिंग संस्थान में दाखिला लीजिए जहां इंटरलिंकिंग किया जा रहा हो, जहां कनेक्टिविटी कराया जा रहा हो, एक धारा को दूसरे धारा से जोड़ के बताया जा रहा हो, उसके कोई प्रोविजन दूसरे अधिनियम में हो तो उससे कनेक्ट करके बताया जा रहा हो। अगर इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है तो वहाँ अगर आप जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपका केवल आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर सही से नहीं कर पाओगे। जैसे अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोहरे दंड के संरक्षण के सिद्धांत की संवैधानिक एवं विधिक पहलू पर चर्चा करें। दोहरे दंड के संरक्षण के सिद्धांत की संवैधानिक एवं विधिक पहलू पर चर्चा करें। अब ये दोहरे दंड के संरक्षण का जो सिद्धांत है, इसके संवैधानिक एवं विधिक पहलू पे चर्चा पूछा जा रहा है, तो अब इस पे आप चर्चा तभी कर पाएंगे, इस पे विश्लेषण तभी कर पाएंगे जब आपको अनुच्छेद 20(2) भी पता हो, यानी आर्टिकल 20 क्लास 2 भी पता हो और सीआरपीसी का सेक्शन 300 भी पता हो, क्योंकि वो लीगल पहलू है और आर्टिकल 20 क्लास 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है। दोनों को पता होगा, दोनों एक साथ पढ़े होंगे या पढ़ाया गया होगा, तभी आप इसका उत्तर कर पाओगे, अन्यथा केवल धारा और आर्टिकल लिखने के अलावा आप उस पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जब इस तरह से कनेक्ट करके चीज़ें आपको एक साथ समझाई गई होंगी या जहां समझाई जा रही हों, वहां जब आप दाखिला लोगे तो वहां आपका करियर नो डाउट उज्जवल ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर मैं वहीं आऊँगा कि पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मेंस का, प्रारंभिक परीक्षा का जितनी बार आप सॉल्व, इतनी बार सॉल्व कर लो कि आप खुद बता दो कि अनसॉल्व्ड पेपर में क्या क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। आंख मूंद के आप बता दो एविडेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीआरपीसी में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ, सब आपकी जुबान पे रट जाए। अगर आप तैयारी के साथ साथ पेपर भी सॉल्व कर रहे हो प्री और मेंस का, तो आपकी तैयारी नो डाउट परफेक्ट होगी। दूसरा, डिस्कशन जितना हो पाए उतना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करो एक दूसरे बच्चों से, ठीक। और अगर आप ये सोचते हो कि हम पहले केवल प्री की तैयारी करेंगे, मेंस बाद में देख लेंगे, वो आसान है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। एक ही साथ प्री और मेंस की तैयारी साथ में लेकर चलो, क्योंकि अगर प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो उससे केवल क्षणिक लाभ आपको मिलना है, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। मेंस जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होगा, तो इसलिए, और मेंस प्री का एग्ज़ाम होने के बाद मेंस के लिए समय बहुत कम मिलता है। इसलिए आप अगर ये सोचते हो कि प्री हम पहले से 4 साल प्री तैयार करेंगे, 2 साल, फिर मेंस जैसे प्री क्वालिफाई होगा तुरंत मेंस हम लिख लेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है, आप गफलत में हो, ये गलती कभी मत करना। आप प्री के साथ साथ मेंस भी तैयार करते चलिए, ठीक है। 6 महीने की जगह भले 8 महीना लग जाए, लेकिन वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओगे और जैसे ही वैकेंसी आएगी तुरंत आप उसमें सवार हो जाओगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नहीं तो आप केवल प्री मास्टर हो, मेंस आपको पता नहीं है लिखना, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे लिखना है, तो आप जो है केवल प्री क्वालिफाई तो कर लोगे, क्षणिक खुशियाँ बटोर लोगे, ठीक है, ताली लोगों से पिटवा लोगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे ज़्यादा तो फिर आपकी हंसी हो जाएगी जब आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले मैंने जो सामग्री आपको बताई वो सामग्री आपके पास होना चाहिए, और पढ़ते समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। दुनियादारी से कोई मतलब मत रखिए, ठीक है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कुछ समय के लिए जिम्मेदारी को एक किनारे रख दो। हाँ, अगर मजबूरियां हैं तो जिम्मेदारी भी साथ में लेकर के चलो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभावग्रस्त होते हुए भी, ठीक है, सफलता तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जुनून है, लगन है। सारी समस्याएं, सारी बाधाएं सब एक किनारे हो जाती हैं अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर लगन है। तो अगर आपके अंदर जुनून नहीं, आपके अंदर लगन नहीं है, तो 1000 बाधाएं, 1000 जो है उसमें 1000 बाधाएं और 1000 जो है क्या कहेंगे, एक तरह से आपको बनाते हैं कि
हमारे पास जो है ये समस्या है, ये समस्या है, आज यहाँ चले गए, कल रिश्तेदारी में चले गए, ठीक है। यानी एक तरह से बहाना जिसको कहते हैं, हजार बहाना। तो हजार बाधाएं, हजार बहाने आपके पास रोज पैदा होते रहेंगे, आप कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे जब तक जुनून नहीं होगा, जब तक अंदर की ज्ञान रूपी बत्ती जलेगी नहीं। जब अंदर से भूख लगती है, जिसको कहते हैं ना भूख लगना, जब भूख लगती है तब मिट्टी भी अच्छी लगती है, ठीक है। कुछ भी मिल जाए, रूखा सूखा नॉन रोटी कुछ भी मिल जाए, सब मीठा लगता है, सब स्वादिष्ट होता है। और जब पेट भरा होता है तो अच्छी चीज़ भी बेकार लगती है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ तैयारी भी कि अगर अंदर से लगन है उस पद को पाने के लिए, उस पद की चाहत के लिए, उस पद पर बैठने के लिए, ठीक है, उस तरह से अपने को पेश करने के लिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई समस्या नहीं रोक सकती, पैसे का अभाव नहीं रोक सकता, कोई समस्या, कोई मुसीबत, कोई कष्ट आपको नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई बाधा आपको नहीं रोक सकती है, ठीक है। कॉपी कलम पेन भी नहीं रोक सकता, अगर नहीं भी है तो जो है उतने में ही भी आप सफल हो जाओगे। और आपके पास नहीं भी बुके हैं, नहीं भी बैरेट हैं, दोस्तों की बैरेट और बुक मांग करके आप सेलेक्ट हो जाओगे, सफल हो जाओगे। और जो पूरी गाइड रखे हुए हैं, पूरा जो है अलमारी सजा के रखे हुए हैं बुकों पेनों से फोटो से, ठीक है, वो वही रह जाएंगे। लेकिन अगर उनके अंदर जुनून नहीं है तो जिसके अंदर मेन जुनून है, लगन है, ठीक है, जिसके अंदर वो लगन लग गई, ठीक है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेन है लगन लगना, फिर सारी समस्याएं, सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। और लगन नहीं है तो आज पेन नहीं है, कल कॉपी नहीं है, आज पेट में दर्द हो रहा है, कल रिश्तेदारी में जाना है, आज आराम करेंगे, कल होली मनाएंगे, परसों दीपावली मनाएंगे, आज शादी में जाना है, कल डांस करना, हजार बहाने होते रहेंगे और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इस तरह से साधन उतना मायने नहीं रखता है जितना आपका लगन, ठीक है। साधन तो एक तरीका है, साधन एक तरीका है कि आप उससे जा सकते हो, ठीक है। जाने वाले लोग पैदल भी चल के पहुंच जाते हैं, दौड़ के भी पहुंच जाते हैं, और ना जाने वाले भी गाड़ी होने के बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुल मिलाकर के लगन है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो जल्द ही संस्थान में, किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लीजिए। यदि आपको हमारे यहाँ बेहतर लगता है आप डेमो क्लास लीजिए, अच्छा लगता है आप क्लास ज्वाइन करिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। जो आपने सपना सोचा है उसको साकार बनाइए।